हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट क्लासेस में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम बरखा नारायण है। मैंने एमकॉम किया है। मैंने यूजीसी नेट 2 बार क्वालिफाई किया है और मुझे 5 साल से अधिक पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है। इस चैनल में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट के प्रिपरेशन को लेकर के, जिसमें मैं पेपर 1 पढ़ाने वाली हूँ और पेपर 2 कॉमर्स को पढ़ाने वाली हूँ, जिसके यूनिट वाइज चैप्टर वाइज सभी टॉपिक्स अपलोड होते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर 2 के यूनिट 9 को, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। इस यूनिट में आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये उन सभी के लिए एक रिवीजन का काम कर सकता है। बाकी जिनके भी कोर्स में लीगल एस्पेक्ट हो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उन सभी को इस वीडियो से बेनिफिट ज़रूर होगा। मैं इस वीडियो की क्वालिटी को बहुत अच्छा, बहुत हाई रखने की कोशिश करूँगी, जिससे आप सभी छोटे से छोटे क्वेश्चंस को टैकल कर सकें। पिछले क्लास में हमने बात किया था कि लीगल इफेक्ट के बेस पे कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके डेफिनेशन हम लोगों ने देखे। आज हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस के बेस पे कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं, इंफॉर्मेशन के बेस पे कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं और उनके डेफिनेशंस हम लोग आज अच्छे से देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आगे ये क्लास को। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन पे 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला एक्सप्रेस, दूसरा है हम लोगों का इम्प्लाइड। पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट अगर बनता है तो कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट होता ही है। जैसे कि आप या तो रिटन में उस कॉन्ट्रैक्ट को लिख करके देते हैं या फिर ओरली उस कॉन्ट्रैक्ट को रेडी करवाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक मोड तो होता ही होता है। तो कुछ भी जिस भी मोड से वो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होता है उसको हम लोग बोल देते हैं कि हाँ ये एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन हाँ वहाँ पे स्पेसिफिकली बोला हुआ होता है या फिर लिखा हुआ होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। When a contracts are neither in writing or nor in oral but inferred from the act of circumstances of a particular case। मतलब कि आप कॉन्ट्रैक्ट में आए लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में ना ही वो रिटन था ना ही वो ओरल था, लेकिन आपका जो एक्ट था या सर्कमस्टांसेस ऐसे थे एक पर्टिकुलर केस के जिसकी वजह से आपको लगा कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। जैसे कि अगर आप रोड में चल रहे होते, आप टैक्सी देखते हैं, टैक्सी को आप हाथ देते हैं, टैक्सी वाला रुक जाता है, आप उसमें बैठ जाते हैं। जब आप उस टैक्सी में बैठ गए तो वो टैक्सी वाला आपको ले जाने के लिए लाइबल हो गया और आप उतरने के बाद में आपको उसका रेंट देने के लिए लाइबल हो गए। तो ये एक तरीके का हो गया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। या फिर इसी तरीके का हम लोगों को रेलवे स्टेशन पे भी देखते हैं। हम लोग जब रेलवे स्टेशन से उतरते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कूली जो है वो खड़े रहते हैं हम लोगों का सामान उठाने के लिए। अगर वो आपका सामान उठा रहा है और आपने उसको उठाने दिया तो ये एक तरीके का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब वो सामान आपका जहाँ भी आपको पहुँचाना अगर वो पहुँचा देगा उसके बाद में आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, आप उससे मुकर नहीं सकते। तो ये हो गया हम लोगों का कि एक्ट के कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस भी होता है जहाँ पे हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ये मान लिया जाता है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन गया। इसी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आता है क्वॉजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वॉजी कॉन्ट्रैक्ट है इट इज़ नॉट एक्चुअली इंटर्ड इनटू बाय अ पार्टीज बट इज समथिंग इम्पोज्ड ऑन अ पार्टी बाय लॉ। मतलब यहाँ पे पार्टीज एक दूसरे के साथ में इंटेंशनली कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं आते, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसके वजह से लॉ ये बोलता है कि आपको वो काम करना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्वॉजी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि ये सपोज कीजिए आपको किसी का गिरा हुआ पर्स मिल गया या कुछ ऐसा सामान है जिसमें उसका नाम पता वगैरह लिखा हुआ हो, किसी का लगेज आपको मिसिंग मिल गया, तो आप क्या करिएगा? क्या आप उस लगेज को रखने के लिए लायबल हैं? नहीं है। आपको उस लगेज को अगर आपको मिल गया है, अगर उसमें आप नाम पता है तो आप जिसका है वो उसको आप लौटा दीजिए। लॉ तो ये कहता है कि हम लोगों को ये लौटा देना चाहिए। सपोज़ कि जब आपको किसी का पेट डॉग मिल गया तो उसको भी आपको लौटाना पड़ेगा।
आप उसका जैसे भी आप उसको ढूंढिए, हाँ उसके रिगार्डिंग जो आपको एक्सपेंसेस होगा उसके लिए आप उससे मांग सकते हैं। आइए आते हैं अब आगे के नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हम लोगों का बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, मतलब कि हम लोग जो काम कर रहे होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद में, तो इस परफॉर्मेंस के ऊपर हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसका नाम दिया जाता है। जैसे कि है एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कि एग्जीक्यूट हो चुका है। इन द कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज हैव इन परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशंस, देयर रिमेन नथिंग टू परफॉर्म। मतलब कि दोनों पार्टीज ने जो है वो अपना अपना काम कर दिया है, वहाँ पे कुछ बचा हुआ नहीं है करने को। नेक्स्ट हम लोगों का एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज आर येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। एग्जीक्यूटरी मतलब कि अभी तक सारे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट जो है वो ख़त्म नहीं हो गया, दोनों पार्टीज के एंड पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है वो बाकी है अभी भी परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। इन अ कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी हैज़ परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन एंड अदर पार्टी इज येट टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। मतलब कि एक पार्टी ने अपना पूरा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरा ख़त्म कर दिया, दूसरा पार्टी का जो है वो लाइबिलिटी जो है वो अभी भी बाकी है उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। मतलब उसके एक का काम जो है वो पूरा हो चुका है, दूसरे वाला का भी बाकी है कि वो उस परफॉर्मेंस को पूरा करे। नेक्स्ट हम लोगों का बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, बायलैटरल एंड एग्जीक्यूटरी आर सेम एंड इंटरचेंजेबल। बायलैटरल और एग्जीक्यूटरी जो है वो लगभग सेम है और दोनों को एक दूसरे के साथ हम लोग इंटरचेंज करके यूज़ भी कर सकते हैं, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ को जो है वो कुछ कुछ ऑब्लिगेशंस जो है वो पूरे करने के लिए बाकी है। मतलब कि एग्जीक्यूटरी और अगर हम लोग बायलैटरल का फ़र्क करें तो एग्जीक्यूटरी में होता है कि आपका दोनों पार्टीज़ ने अभी तक कुछ नहीं किया है। मतलब कि अभी जिस कॉन्ट्रैक्ट बना है ना पार्टी 1 और ना ही पार्टी 2 ने कुछ भी किया है, लेकिन बायलैटरल में होता है कि उन लोगों का कुछ पार्ट जो है वो अभी भी करने को बाकी रह जाता है। अभी तक हम लोग बात की है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के होते हैं, उसको डिफाइन किया। अब हम लोग आते हैं कि ऑफ़र क्या होता है, जो कि सेक्शन 2A में डिफाइन है कि ऑफ़र के बारे में कि क्या होता है। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or to abstain from doing something with a view to obtaining the assent of that other to such an act of abstinence, he is said to make a proposal। इस पैराग्राफ का मतलब है जब कोई एक पर्सन जो है वो सामने वाले से ये अपना विलिंगनेस शो करता है कि आप कुछ करें या आप कुछ ना करें with a view to obtain an assent of that other such an act and abstinence। मतलब कि सामने वाले का उसका एक्सेंट लेने के लिए, मतलब कि उसकी सहमति लेने के लिए एक ऑफ़र जो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक तरीके का ऑफ़र है। ही इज़ सेट टू बी मेक अ प्रपोजल, ही इज़ सेट टू मेक अ प्रपोजल। जैसे कि सपोज़ कीजिए कोई एक आदमी ऑफिस में काम कर रहा होता है, तो उसको कुछ सालों के लिए कह दिया जाता है या फिर उसको कह दिया जाता है कि आप इस तरीके का मतलब कि सिमिलर बिजनेस जा करके बाहर नहीं खोल सकते। तो ये इस तरीके का हो गया कि उसको अब्सटेन किया जा रहा है, किसी चीज़ को ना करने से उसको रोका जा रहा है। या फिर दो पार्टनर थे, दो पार्टनर किसी एक बिजनेस में काम कर रहे थे, एक ने अपना पूरा बिजनेस का शेयर जो है वो दूसरे पार्टनर को बेच के चला गया। तो नया पार्टनर जो है वो उसको मतलब कि जो एक पार्टनर जिसने सारे शेयर खरीदे वो कह देगा कि आप इस तरीके का सिमिलर बिजनेस जो है वो ना करें, क्योंकि इस तरीके का सिमिलर बिजनेस करना उसके फर्म के लिए जो है वो नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए उसको एब्सटेन करेगा उस चीज़ को करने के लिए। या फिर कुछ करने के लिए कहा जाता है। खैर ऐसा तो हम लोगों को नॉर्मल लाइफ में होते ही रहता है कि हम लोग एक दूसरे को ऑफ़र करते हैं कि आप इस तरीके का काम कर दीजिए या हम मेरा इस तरीके का
ये कुछ कर दीजिए, तो वो हो जाता है कि उस तरीके का ऑफ़र उसको मिल गया। अब ऑफ़र कितने टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि है एक्सप्रेस है, इम्प्लाइड है, स्पेसिफिक है, जनरल है, क्रॉस ऑफ़र है, काउंटर ऑफ़र है, या फिर स्टैंडिंग ऑफ़र है। तो ये सारे ऑफ़र्स के काइंड है। अभी हम लोग जितने तरीके का ऑफ़र पढ़े उसका बस नाम पढ़ के अभी तक आए। आगे हम लोग इसका थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर ये ऑफ़र होता क्या है, सभी को अलग अलग देखेंगे। फर्स्ट हम लोगों का एक्सप्रेस ऑफ़र। व्हेन ऑफर इज गिवन टू अनदर पर्सन आइदर इन राइटिंग और इन ओरल, जब उसको रिटर्न या फिर ओरली बोल दिया जाता है कि आपको ऐसा करना है, तो वो एक ऑफ़र हुआ, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस ऑफ़र हो गया। जब वही चीज़ को मतलब ऑफ़र को ना ही रिटर्न में लिख के दिया गया, ना ही बोल के किया गया, लेकिन उसका कंडक्ट ऐसा था जिसकी वजह से मान लिया गया कि वो एक ऑफ़र है, तो वो हो जाता है इम्प्लाइड ऑफ़र। फिर हम लोगों का स्पेसिफिक ऑफ़र। ये ऑफ़र नाम से ही पता चलता है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को जब दिया जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये एक स्पेसिफिक ऑफ़र है। जनरल ऑफ़र, जो कि हर किसी के लिए होता है, पूरे इंटायर वर्ल्ड के लिए होता है। और एट अ लार्ज, मतलब कि बहुत सारे लोगों को एक साथ में जनरली जो ऑफ़र मिलते हैं, जैसे कि आप किसी भी शॉपिंग मॉल के बाहर जाते हैं तो अगर सपोज़ कीजिए 50% ऑफ लिखा हुआ है तो वो सभी के लिए है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, वो इन जनरल है। क्रॉस ऑफ़र, व्हेन both the parties are making identical offers to each other in ignorance of others offer, मतलब कि क्रॉस ऑफर एक दूसरे को पार्टीज जो है वो नए नए ऑफर दे रहे हैं। पहले वाले ने क्या ऑफर दिया उसको इग्नोर करते हुए वो दूसरा ऑफर दे रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ऑफर। एक ने कुछ ऑफर दिया, सामने वाले ने उसको कैंसिल किया, वो अपने तरफ से दूसरा ऑफर रखेगा, फिर उसने उसको कैंसिल किया, फिर फर्स्ट पर्सन जो है वो एक नया ऑफर दे देगा। तो इस तरीके का ऑफर हम लोग बोलते हैं क्रॉस ऑफर। जो हम लोग बार्गेनिंग के लिए कहते हैं वो क्रॉस ऑफर में आ जाएगा। काउंटर ऑफर, व्हेन अ पर्सन टू whom the offer is made instead of accepting the terms of the offerer desire modify the same। काउंटर ऑफर में हो जाता है कि सामने वाले ने जब एक पर्सन जो है वो ऑफर किया, उसको एक्सेप्ट करने के बजाय उसके कुछ टर्म जो होते हैं ऑफर को उसको मॉडिफाई कर देता है, ताकि वो जिसको ऑफ़र किया गया है उसके लिए वो सूटेबल हो जाए, मतलब उसके टर्म्स को थोड़ा बहुत जो है वो चेंज कर देता है। स्टैंडिंग ऑफ़र, मतलब कुछ भी एक ऑफ़र जो कि कंटिन्यूअसली जो है वो बना हुआ है, इन्फोर्सेबल फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक खास सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो जो है वो मतलब कि बना हुआ रहता है, उस पीरियड तक वो उस ऑफ़र को कुछ नहीं किया जा सकता, वो ऑफ़र जो है वो बना हुआ रहेगा। जैसे कि कोई भी ऑफ़र आप ले सकते हैं जो कि पीरियड के बेसिस पे रहता है, जैसे कि कुछ 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, या फिर 1 वीक के लिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मंथ में लिया जाए, 1 दिन के लिए भी हो सकता है स्टैंडिंग ऑफ़र। आगे हम लोग बात करेंगे लीगल रूल फॉर ऑफ़र्स, मतलब कि क्या ऑफ़र करने के लिए लीगल रूल्स जो है वो बने हुए हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पर डिस्कस कर दूंगी मैं। जैसे कि ऑफ़र मस्ट बी गिवन इन अ इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, मतलब कि जिसने ऑफ़र किया है उसका इंटेंशन होना चाहिए कि वो एक लीगल रिलेशनशिप में आना चाहता हो, जिसका कि केस वॉफर वर्सेस वॉफर में है। इस केस को भी हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। फिर ऑफ़र मस्ट बी डिफिनिट, मतलब ऑफ़र जो है वो वेग नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसका ऐसा नहीं कि ओपन ऑफ़र नहीं होना चाहिए, मतलब कि क्लोज्ड, जिसमें हर पॉइंट्स जो है वो क्लियरली डिफाइन होता है। जैसे कि आप सपोज़ कीजिए एक ऑयल एक्सट्रैक्टिंग कंपनी है, वो सिर्फ ऑयल को एक्सट्रैक्ट करता है अलग अलग चीज़ों से, जैसे कि मस्टर्ड है, कोकोनट है, सेसमी है, तो सभी चीज़ों से वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है। अगर कोई उसके यहाँ से ऑर्डर कर दे कि मुझे 100 kg ऑफ ऑयल भेज दीजिएगा, तो कौन सा ऑयल भेजिएगा ऐसा कोई डिफाइन नहीं हुआ। तो वही ऑफ़र जो है वो डेफिनेट होना चाहिए कि हाँ मुझे कोकोनट ऑयल ही चाहिए या फिर सेसमी सीड का ही ऑयल होना चाहिए, तो ये इस तरीके से वो डेफिनेट होना चाहिए। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू सेल। ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर और इन्विटेशन टू सेल में डिफरेंस होता है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब कि जिसको ऑफर किया जा रहा है उससे इस चीज़ को कम्युनिकेट हो जाना चाहिए कि हाँ
तुम्हें ये ऑफर किया जा रहा है। जैसे कि लालमान वर्सेस गौरी दत्त एक केस है, उसके ऊपर ये एक कोर्ट का बन के आया था कि ऑफर जिसके साथ किया गया हो उसको ये इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हाँ उसको ये ऑफर जो है वो मिला गया है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट रीचेज द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। ऑफर जो है वो कंप्लीट या फिर कम्युनिकेशन जो है ऑफर का वो कंप्लीट तब माना जाता है जब ऑफर जो है वो जिसको ऑफर किया गया है उस तक पहुंच जाए। मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। सिर्फ प्राइस को लेकर के अगर स्टेटमेंट दे दिया जाए तो ये एक तरीके का ऑफर नहीं माना जाता है। इसका हार्वे वर्सेस फेसी के केस में डिफाइन किया गया है। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगी। किसी और यूनिट पे भी बोलिएगा तो भी मैं बनाऊंगी। अभी मैं ये इंटरनेशनल बिजनेस पे नया वीडियो लाने वाली हूँ, आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा और प्लीज़ इसी तरीके से बने रहिए। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्सेप्टेंस क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं और भी बहुत कुछ। आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। आप बने रहेंगे तो मुझे भी हौसला बना रहेगा कि मैं आगे इसी तरीके के वीडियोस जो है वो कंटिन्यू बनाती रहूं। मैं कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम आने से पहले सारे लॉ के पार्ट्स को कवर कर दूं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।